गुड इवनिंग सभी को। हम लोगों ने लास्ट क्लास में सेक्शन 21A प्लेस ऑफ स्विंग का पार्ट सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें पढ़ना है नए प्रोविजन सेक्शन 22 को। तो सेक्शन 22 टू 25 जो सेक्शन से सीपीसी की वो डील करती है ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन की। जो ट्रांसफर होगा मेटल एक केस से दूसरे केस में, तो उससे संबंधित क्या प्रावधान है ये बताया गया है 22 से लेकर 25 तक। तो सेक्शन 22 बात करती है पावर टू ट्रांसफर सूट्स व्हिच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। ऐसा कोई भी मैटर जो एक से अधिक न्यायालय में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, तब क्या पार्टी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में अपना मैटर ट्रांसफर करा सकती है। इस संबंध में प्रोविजन बताया गया है। तो जनरल रूल जो है इससे रिलेटेड सेक्शन 22 की हम बात कर रहे हैं। जो लोग अभी आए हैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेक्शन 22 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और सेक्शन 22 से लेकर 25 तक के प्रोविजंस ट्रांसफर से रिलेटेड। तो बेसिकली जो ट्रांसफर को लेकर के जनरल रूल है वो ये है कि अपने मैटर को किस फोरम में आप इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं, या यदि आपका मैटर ऐसा है जो दो या दो से अधिक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आता है और आपने किसी एक जुरिसडिक्शन में अपना सूट फाइल कर दिया है और अब आप किसी दूसरे कोर्ट की जुरिसडिक्शन में अपना केस ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑप्शन सबसे पहले तो प्लेंटिफ के पास होता है। ये प्लेंटिफ का अधिकार होता है। जो वादी दो पार्टी होती है एक सूट में, एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट। तो बेसिक रूल तो यही है कि प्लेंटिफ के पास ये अधिकार होता है कि वो अपना सूट अपनी चॉइस के फोरम में दायर कर सकता है। एप्रोप्रिएट चॉइस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका केस जो है उसका जुरिसडिक्शन एमपी में है और वो जाकर दिल्ली में कोर्ट फाइल मतलब अपना केस फाइल कर रहे, ऐसा नहीं। एप्रोप्रिएट अगर उसके पास ऑप्शन है दो तीन कोर्ट्स के, तो फिर वो अपनी चॉइस के कोर्ट में अपना केस जो है फाइल भी कर सकता है, और अगर उसने एक जगह फाइल कर दिया है तो वो दूसरे पे ट्रांसफर भी करा सकता है। लेकिन सेक्शन 22 ये ट्रांसफर कराने का राइट प्रोवाइड कर रही है डिफेंडेंट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो सूट ट्रांसफर कर सकते हैं। देखते हैं हम, देखिए स्क्रीन शेयर की है मैंने। सेक्शन 22 बात करती है पावर टू ट्रांसफर सूट्स which may be instituted in more than one court। जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति, मतलब ये कहीं ना कहीं धारा 18 वाली कंडीशन बता रही है। सेक्शन 18 में हमने पढ़ा था डिफरेंट कोर्ट्स। आपका वाद डिफरेंट कोर्ट्स में जब दायर किया जा सकता है तो आप किस कोर्ट में दायर करेंगे। तो वहां पर क्या बताया था कि किसी भी कोर्ट में कर सकते हैं अगर पिटनरी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड उसके पास कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब आपका केस आपका सूट ऐसा है जो एक से अधिक कोर्ट में दायर किया जा सकता है, तो आपने एक कोर्ट में ऑलरेडी सूट फाइल कर दिया है, अब आप उसको दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये पावर दिया गया है डिफेंडेंट को। इस सेक्शन में नॉर्मली ये पावर किसके पास होता है, प्लेंटिफ का होता है, लेकिन डिफेंडेंट का क्या बोला गया है ये देखिए। इसमें कहा गया है where a suit may be instituted in any one of two or more courts and is instituted in one of such courts, any defendant after notice to the other party may at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled or before such settlement apply to have the suit transferred to another court, and the court to which such application is made after considering the objections of the opposite party, if any, shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed। इसमें कहा है कि जहां पर की जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है दो या दो से अधिक कोर्ट में, और उनमें से किसी एक कोर्ट में ऑलरेडी वो सूट इंस्टीट्यूटेड कर दिया गया है, तब
कोई भी प्रतिवादी, यदि एक प्रतिवादी है तो एक, अगर एक से ज्यादा है तो कोई भी एक प्रतिवादी, एनी डिफेंडेंट, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी, अदर पार्टी को नोटिस देने के बाद किसी भी समय, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितना जल्द से जल्द हो सके, जितनी जल्दी से आप, जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी से जल्दी, या फिर कब तक, जहां इश्यूज सेटल होने हैं तो इश्यूज सेटलमेंट होने के पहले या इश्यूज सेटल होने पर। ये वाला पॉइंट हम कल अपने प्रीवियस वीडियो में समझ ही चुके हैं, सेक्शन 20 और 21 में, कि इश्यूज सेटलमेंट क्या होता है। तो इश्यूज सेटलमेंट, जिन्होंने नहीं देखा हो इश्यूज सेटलमेंट क्या होता है, वो प्रीवियस वीडियो देखिए। तो इशू सेटलमेंट होने पर या इशू सेटलमेंट होने के पहले तक आप सूट ट्रांसफर करा सकते हैं, ये कंडीशन थी। तो दो कंडीशन क्या हो गई कि डिफेंडेंट सूट ट्रांसफर करा सकता है, पहली बात तो याद रखना, सेक्शन 22 में डिफेंडेंट सूट ट्रांसफर कराएगा, ना कि प्लेइंटिफ। कब कराएगा? आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी, अदर पार्टी को नोटिस देने के बाद, मतलब पहले आपको अपनी अपोजिट पार्टी को नोटिस भिजवाना है कि मैं इन कारणों से अपना जो सूट है इस कोर्ट से इस कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहता हूँ, तो वो अदर पार्टी को नोटिस पहले देगा, उसके बाद अप्लाई करेगा कोर्ट में सूट ट्रांसफर करने के लिए। ये लिखा है, देखिए, आफ्टर नोटिस टू द अदर पार्टी अप्लाई टू हैव द सूट ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट। कोर्ट में एप्लीकेशन आप बाद में दोगे सूट ट्रांसफर करने के लिए, पहले आप अपनी अपोजिट पार्टी को नोटिस दोगे कि हम सूट ट्रांसफर कराना चाहते हैं, उसके बाद आप एप्लीकेशन दोगे कोर्ट में कि हमें दूसरे कोर्ट में जो है सूट फाइल करा, सूट को अपना ट्रांसफर कराना। एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड आफ्टर कंसीडरिंग द ऑब्जेक्शंस ऑफ द अदर पार्टी, फिर जिस कोर्ट में आपने एप्लीकेशन दी है सूट को ट्रांसफर कराने के लिए, ये कोर्ट क्या करेगा? कंसीडर करेगा ऑब्जेक्शंस ऑफ द अदर पार्टी। अगर अदर पार्टी ने जो नोटिस भेजा है, नोटिस इसलिए भेजा जाता है कि आप नोटिस दे दीजिए कि अगर अदर पार्टी को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो जो एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे ट्रांसफर करने की, तो वो अपना ऑब्जेक्शन उठा देगा। तो यदि अगर अदर पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है तो उसके ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद वो कोर्ट जिसमें आपने एप्लीकेशन फाइल की है वो डिटरमाइन करेगा, डिसाइड करेगा कि बहुत सारे कोर्ट्स में से किसके जुरिसडिक्शन में आपका सूट चल सकता है। shall determine in which of the several courts having jurisdiction the suit shall proceed। तो अब वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखेगा कि हाँ 4-5 कोर्ट में आपका सूट दायर हो सकता है, कौन सा कोर्ट सबसे अप्रोप्रिएट है, उसमें वो आपके सूट को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ कर देगा। अब इससे जुड़ी हुई सेक्शन है सेक्शन 23। सेक्शन 22 और 23 पार्ट्स ही हैं एक दूसरे के। सेक्शन 23 बताती है टू व्हाट कोर्ट्स एप्लीकेशन लाइज, किस कोर्ट में आप एप्लीकेशन देंगे। ऊपर जो 22 में एप्लीकेशन की बात की है, एक डिफेंडेंट अप्लाई करेगा तो किस कोर्ट में करेगा, तो इन्होंने 3 कैटेगरीज बताई है, ध्यान से देखिए। ये फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बताया सेक्शन 23 में कि वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिसडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अफिलिएट कोर्ट एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 shall be made to the affiliate court। हम कह रहे हैं कि एक जो दो पार्टीज है जिनके बीच में विवाद है वो अपना सूट फाइल कर सकती हैं और उनका जो सूट है वो बहुत सारे कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में आ रहा है। तो इन्होंने कहा गया है कि जो सेवरल कोर्ट्स हैं, सपोज करिए मैं एग्जाम्पल दे रही थी कि 5 कोर्ट या 4 कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आपका मामला आ रहा है। आप भोपाल की कोर्ट में भी कर सकते हो, आप रायसेन की कोर्ट में भी कर सकते हो, और भोपाल के आसपास से रिलेटेड जितने भी जहां जहां सिविल कोर्ट्स है वहां वहां आपका क्षेत्राधिकार लग रहा है, आप वहां वहां भोपाल के आसपास के सारे कोर्ट्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ये जितने सेवरल कोर्ट्स हैं, तो इन सारे सेवरल कोर्ट्स का एक ही अपीलिएट कोर्ट है। इनका अपीलिएट कोर्ट कौन सा हो रहा है? एक ही अपीलिएट कोर्ट है। अगर ठीक है, जो 4 कोर्ट हैं उन चारों कोर्ट का अपीलिएट कोर्ट, मतलब उन चारों कोर्ट की अपील एक ही कोर्ट में जाती है। तो फिर उस अपीलिएट कोर्ट में आप एप्लीकेशन ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत
भोपाल का खुद का सिविल कोर्ट आएगा, रायसेन का सिविल कोर्ट भी आ जाएगा, होशंगाबाद का सिविल कोर्ट भी आ जाएगा, आसपास लगे हुए छोटे छोटे जो एरिया होंगे जहाँ सिविल कोर्ट होंगे उन सबके सिविल कोर्ट का अपीलिएट कोर्ट कौन सा माना जाएगा? भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल दे दी है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सिविल कोर्ट होते हैं उनका अपीलिएट कोर्ट कौन होता है? सिविल मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो जितने भी सिविल कोर्ट आसपास के हैं उनका अपीलिएट कोर्ट कौन सा लग रहा है? भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लग रहा है। तो जो 4 कोर्ट जिनका अपीलिएट कोर्ट भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लग रहा है, तो फिर अपील आपको ट्रांसफर करानी है रायसेन से होशंगाबाद में, आपको ट्रांसफर करानी है। आपका सूट इंस्टीट्यूटेड है रायसेन में और पार्टी डिफेंडेंट कह रहा है कि नहीं मैं बार बार रायसेन नहीं आ सकता, मैं तो होशंगाबाद में, मुझे होशंगाबाद में ट्रांसफर कराना है। तो इसके लिए उसे एप्लीकेशन कहाँ देनी पड़ेगी? क्योंकि होशंगाबाद और रायसेन का अपीलेट कोर्ट एक ही है, भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो उसको भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन ट्रांसफर कराने के लिए देना पड़ेगी, क्योंकि दोनों कोर्ट का अपीलेट कोर्ट सेम। ठीक, क्लियर हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अब बात हो रही है वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स। अब आपका मैटर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है वो कहाँ आ रही है? डिफरेंट हाई कोर्ट्स के अंडर आ रही है। वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू different high court, the application shall be made the high court within the local, sorry मैंने थर्ड वाला पॉइंट पढ़ दिया, सेकंड पढ़ना है, पहले सेकंड देखिए। where such courts are subordinate to different affiliate courts but to the same high court, the application shall be made to the said high court। अब जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है, where such courts are subordinate to different affiliate courts, अपीलेट कोर्ट अलग अलग लग रहा है आपका। अभी क्या हो रहा था? अपीलेट कोर्ट सेम था, मतलब भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही चारों कोर्ट का अपीलेट कोर्ट था, लेकिन अब अपीलेट कोर्ट आपका अलग अलग है। मतलब अगर रायसेन का सिविल कोर्ट है तो उसका अपीलेट कोर्ट क्या लग रहा था? भोपाल। लेकिन राहतगढ़ का सिविल कोर्ट है तो उसका अपीलेट कोर्ट कौन सा लग जाएगा? सागर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात समझ में आ रही है ना? तो अब ये क्या हो गया? आपके अपीलेट कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन हाई कोर्ट सेम है दोनों अपीलेट कोर्ट का। मतलब रायसेन के पास वाला अपीलेट कोर्ट था भोपाल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और राहतगढ़ का जो कोर्ट था उसका लग रहा था सागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन दोनों का हाई कोर्ट कौन सा होगा? जबलपुर, क्योंकि दोनों एमपी के हैं। अपीलेट कोर्ट दोनों एमपी के हैं तो उनके लिए हाई कोर्ट तो सेम ही होगा एमपी का, जबलपुर। तो एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट अलग अलग अपीलेट कोर्ट है अगर यदि, तो फिर एप्लीकेशन आपको कहाँ देना पड़ेगी? हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर में देना पड़ेगी। ठीक है। अब तीसरी कंडीशन है कि अब हाई कोर्ट ही डिफरेंट हो गए, जो आपका मैटर है वो अलग अलग हाई कोर्ट के दायरे में आ रहा है। अब जब हाई कोर्ट ही अलग अलग हो गए हैं तब फिर एप्लीकेशन आप कहाँ देंगे? तब फिर आप उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका ऑलरेडी सूट इंस्टीट्यूटेड है। मतलब हमने जो सूट इंस्टीट्यूट किया था वो भोपाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया था, अब हमें भोपाल से ट्रांसफर कराना है उसको लखनऊ में, या हमें भोपाल से ट्रांसफर कराना है ललितपुर में। तो भोपाल का हाई कोर्ट लग रहा है जबलपुर और ललितपुर का हाई कोर्ट लग रहा है लखनऊ। यूपी का हाई कोर्ट लखनऊ में है। तो अब हाई कोर्ट अलग अलग हो गए ना, तो अब एप्लीकेशन कहाँ देगी पार्टी? डिफेंडेंट एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा? तो ऑलरेडी जो सूट इंस्टीट्यूट था वो कहाँ था? भोपाल में था। मतलब किस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में था? एमपी के हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में था। तो जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में ऑलरेडी आपका सूट इंस्टीट्यूटेड है उसी हाई कोर्ट में आपको एप्लीकेशन, मतलब अब जबलपुर में हाई कोर्ट में, एमपी के हाई कोर्ट मतलब जबलपुर हाई कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी, सर मुझे ललितपुर में अपना सूट जो है ट्रांसफर कराना है। ठीक है, क्लियर है? ये है सेक्शन 23 कि किस कोर्ट में आपका जो सूट है उसके ट्रांसफर के लिए आप एप्लीकेशन लगाएंगे। तो आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, बहुत सारे सिविल कोर्ट्स हैं जिनका अपीलेट कोर्ट एक है। ठीक है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जितने भी सिविल कोर्ट्स आ रहे हैं वो सब उसके सबऑर्डिनेट है, उनका अपीलेट कोर्ट भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो भोपाल में लगना। ठीक, अपीलेट कोर्ट, सिविल कोर्ट का अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है हमेशा। तो जितने भी सिविल कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आते हैं तो एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट में आपको ट्रांसफर कराना है अपना केस, और वो एक ही अपीलेट कोर्ट
में आ रहे हैं तो फिर आप उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन करेंगे। अब अपीलिएट कोर्ट अलग अलग लग रहे हैं, भोपाल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, सागर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, इंदौर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अपीलिएट कोर्ट अलग अलग हो गए ना, मतलब अपीलिएट कोर्ट ही अलग अलग अपीलिएट कोर्ट हो गए हैं। तो अगर हाई कोर्ट उनका सेम है तो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जाएगी। सारी अपीलिएट कोर्ट की बात कहाँ की हो रही है, एक ही स्टेट के, एमपी के, तो एमपी के हाई कोर्ट में जाएगा। अब हाई कोर्ट ही अलग अलग हो गया, मतलब आपका जो केस है वो एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में है और ट्रांसफर आपको कराना है दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में। मतलब एमपी के हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में किसी में आपका मामला है, इंदौर में हो सकता है, भोपाल में हो सकता है, ग्वालियर में हो सकता है, और आपको मामला यूपी के स्टेट में किसी में कराना है, तो आपका मैटर, आपकी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी, जिसके हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका मैटर अभी इंस्टीट्यूटेड है। अगर आपको यूपी से बिहार में ट्रांसफर कराना है और आपका सूट कहाँ पर है इंस्टीट्यूटेड, आपने सूट जो है यूपी में इंस्टीट्यूट करके रखा है ऑलरेडी, ललितपुर में आपने इंस्टीट्यूट करा है और आपको बिहार में करवाना है, तो आप एप्लीकेशन कहाँ देंगे, लखनऊ हाई कोर्ट में देंगे, तब आपका ट्रांसफर कहाँ होगा, बिहार में होगा। अब बिहार में है आपका सूट इंस्टीट्यूटेड और आपको राजस्थान में कराना है, तो आप बिहार की हाई कोर्ट पटना में देंगे एप्लीकेशन ट्रांसफर कराना। क्लियर हुआ? ये है सेक्शन 22 और सेक्शन 23। अब ये जो सेक्शन 22 और 23 है, ये क्यों है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, पार्टीज जो है उनको कन्वीनियंट रहे, ऐसा ना हो कि एक जनरल रूल अगर हम लेके चले कि जनरल रूल तो प्लेंटिफ के फेवर में है कि प्लेंटिफ ही अपनी पसंद के फोरम में हमेशा जो है वाद दायर कर सकता है, ट्रांसफर करा सकता है। तो यदि अगर ऐसा पूरा पावर सिर्फ प्लेंटिफ को दे दिया जाता तो ये डिफेंडेंट के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाती। तो डिफेंडेंट को भी राइट दिया गया है कि कभी कभी ऐसी कंडीशंस हो जाती है, जरूरी नहीं कि हर सिचुएशन में डिफेंडेंट ही गलत है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि डिफेंडेंट की कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि वो नहीं आ सकता, उसके लिए कन्वीनियंट नहीं है, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस के कारण जो है ये सेक्शन जो है प्रोवाइड की गई। तो इसमें अगर कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का सिद्धांत कहाँ पर किस सेक्शन से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा 22 से 25 तक ये प्रिंसिपल रिलेटेड। तो ये जो प्रावधान बनाए गए हैं वो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, विटनेसेस सबकी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं कि अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो हम उसका सूट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। ये वाली बात इसमें बोली गई है, ठीक है। अब बात करते हैं नोटिस का। मैंने आपको बता ही दिया इसमें कि नोटिस पहले देना है, बाद में नहीं देना है। पहले अदर पार्टी को, अपोजिट पार्टी को नोटिस देना है और बाद में आप अप्लाई करेंगे कोर्ट में, ठीक है। ट्रांसफर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। अब क्या होता है कि कभी कभी, अच्छा ये आगे वाली सेक्शन में है, हाँ अपील और रिवीजन समझिए। अब क्या ये जो ऑर्डर हुआ है ट्रांसफर का, तो इस ऑर्डर का अगर सपोज करिए कि पार्टी ने, डिफेंडेंट ने अप्लाई किया कि मुझे ट्रांसफर करना है और उसके एप्लीकेशन देने के बाद उस कोर्ट ने उसके ट्रांसफर को अलाउ कर दिया कि ठीक है आपको अलाउ करते हैं, आप ट्रांसफर करा लीजिए, तो क्या इस ऑर्डर की अपील होगी? तो इस ऑर्डर की अपील नहीं होगी, ध्यान रखना। ऑर्डर अंडर सेक्शन 22 to 25 आर नॉट अपीलेबल, लिख लीजिए। 22 से लेकर के 25 तक अगर आदेश पारित करते हैं कोर्ट तो इनके ऑर्डर की अपील नहीं होगी। रिवीजन हो सकता है, हाँ रिवीजन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम रिवीजन पढ़ेंगे 115, तो 115 में कहा गया है कि जितने भी ऑर्डर कोर्ट पारित करती है ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीजर्स, तो कोई भी ऑर्डर जो पारित किया जाएगा वो ऑर्डर को 115 के लिए रिवीजन के पर्पज से डिसीजन माना गया। तो अगर ट्रांसफर का ऑर्डर पारित किया गया है 22 से लेकर 25 तक में, तो ये सारे ऑर्डर रिवीजन हो सकते हैं अंडर सेक्शन 1, क्योंकि 115 के पर्पज के लिए क्या माना गया है, इनको डिसीजन माना गया है और डिसीजन का रिवीजन हो सकता है। इर्रेगुलर ग्राउंड पे अगर इर्रेगुलरिटी से कर दिया है ट्रांसफर कोर्ट ने, प्रेजुडाइसली कर दिया है, मेरिट्स पर नहीं किया है, तो ठीक है। तो ये कुछ ग्राउंड्स थे। अब और भी कुछ ग्राउंड्स जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं
देखिए किन किन ग्राउंड्स पे ट्रांसफर अलाउड किया जाएगा। तो देखिए इसमें लिखा है mere fact that the opposite party reasonable apprehension in the mind of the litigant that he might not get justice in the court in which the suit is pending। अगर पार्टी को reasonable apprehension है, मतलब जो पार्टी है डिफेंडेंट है या अभी आगे की जो हम सेक्शंस पढ़ेंगे ना 24 एंड 25, उसमें कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है, ठीक है, चाहे प्लेंटिफ चाहे डिफेंडेंट, लेकिन 22 में सिर्फ डिफेंडेंट। अभी हम ओवरव्यू लेकर चल रहे हैं। तो यदि किसी भी पार्टी को ऐसा आशंका होती है, रीजनेबल आशंका होती है, युक्त आशंका होती है कि जो उसका सूट फाइल किया गया है जिस कोर्ट में, उस कोर्ट में उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगा, उसको किसी कारण से, युक्त कारण से जो वो कोर्ट में प्रूफ कर पाए कि सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस कोर्ट में मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा, यदि वो ऐसा प्रूफ कर देता है तो फिर उसकी एप्लीकेशन अलाउड कर दी जाती है। सेकंड, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स और कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस। अब बात हम कर रहे हैं कि एक से दो से अधिक कोर्ट में ज्यूरिसडिक्शन है, तो आप सपोज कीजिए कि दो पार्टी है, एक ने फाइल कर दिया सूट भोपाल में और उसका सूट सागर में भी फाइल हो सकता था, दूसरी पार्टी ने सूट कर दिया फाइल सागर में। तो मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो कि भाई एक पार्टी यहाँ सूट फाइल कर दे, एक पार्टी वहां सूट फाइल कर दे, इसलिए ये प्रोविजन देगी, इसलिए आपकी ये जो एप्लीकेशन है अलाउड कर दी जाएगी। फिर है वेयर द जज इज इंटरेस्टेड इन वन पार्टी और प्रेजुडाइज्ड अगेंस्ट द अदर। अब प्राइमा फेसिया ऐसा लग रहा है या ऐसा पता चल गया कि जो जज साहब है वो तो प्लेंटिफ के क्या निकले, रिश्तेदार निकले, ऐसा कुछ पता चल गया, या ऐसा प्रोसीडिंग्स में हमें समझ में आ रहा है कि जज जो है एक पार्टी के साथ इंटरेस्टेड है और अदर पार्टी के साथ प्रेजुडाइज बिहेव कर रहे हैं, मतलब भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं, तो इस आधार पे भी आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफर की अप्रूव कर दी जाएगी, लेकिन ये सब बातें प्रूव करना पड़ती है, ठीक है। उसके बाद है वेयर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ अराइज बिटवीन द पार्टीज इन टू सूट्स। अब जो दो सूट्स है वहां पर कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइज हो गया है, जो जिस कोर्ट में मैटर आपका है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि फैक्ट आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ में उलझ गया है कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि सर ये कोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, आप दूसरे में ट्रांसफर कर दो, तो अब भी ट्रांसफर हो जाएगा। फिर है वेयर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस रिक्वायर्ड, ये मैंने आपको बता ही दिया, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस मतलब कन्वीनियंस के आधार पे कि भाई प्लेन डिफेंडेंट बहुत बीमार है, वो यहाँ आ जा नहीं सकता, इसलिए किसी के स्थान पे जो है वो ट्रांसफर करवाना चाह रहा है तो कर देंगे। अगर बहुत ज्यादा बीमार है और वो ट्रेवल नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर उसकी प्लेस पे जो है ट्रांसफर करा दिया जाएगा। और विटनेसेस के लिए भी कि विटनेसेस बहुत दूर रहते हैं, विटनेसेस नहीं आ सकते, तो उसके हिसाब से भी किया जाएगा। Where two persons have filed suits against each other in different courts on the same cause of action, वही जो अभी पहला वाला पॉइंट था वही रिपीट कर दिया इन्होंने, दो पार्टी है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग जगह पे जो है सूट फाइल कर दिया, तो फिर कोई भी पार्टी एप्लीकेशन कर देगी सर यहीं पर ट्रांसफर कर दो, दो जगह चल रहा है। हाँ बोलिए। हेलो मैम, आप कौन सा सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं अभी मैम? 24 के बाद मैम, 24 के बाद आपने कौन सा डिस्कस किया है? 23 के बाद 23 और 24 के ग्राउंड ही चल रहे हैं। ओके मैम, है ना, 23, 24, 25 जो सेक्शंस हैं हमारी 22 से लेके 25 तक जो सेक्शंस है वो ओवरऑल बात करती हैं किस बारे में, ट्रांसफर के बारे में। तो ये जो ग्राउंड्स है कि कब कब ट्रांसफर की एप्लीकेशन को अलाउड किया जाएगा, हम वो ग्राउंड्स डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो ये जो ग्राउंड्स है ये सब पे एप्लीकेबल होंगे 25 तक ओवरऑल, ठीक है। ओके मैम। तो ये तो हो गए कुछ ग्राउंड्स, ठीक है। तो आई थिंक आज के सेशन में 22 एंड 23 ठीक है समझने के लिए, 24 और 25 हम कल समझेंगे। 24 बात करती है जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर की और 25 बात करती है सुप्रीम कोर्ट का पावर ट्रांसफर करने का। तो ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि लेंथी सेक्शन से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी अगर किसी को और भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास आज का सेशन आप यही होगा करते हैं। सेक्शन 22 और 23 समझ में आ गई? यस मैम। मैम एक डाउट था मैम। हाँ बताइए।
मैम सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग ऑर्डर जो भी पास किया है तो वी कांट अपील बट वी कैन डू रिवीजन, राइट? हाँ, बट मैम रेफरेंस कर सकते हैं इफ हाई कोर्ट रेफर्ड दिस केस, द ऑर्डर जो रेफरेंस का इसमें कोई लेना देना नहीं, रेफरेंस क्यों करोगे? मैम यदि कोई ऑर्डर पास हो गया यदि उस जजमेंट को रेफरेंस रेफर करना है तो वो अलाउ नहीं होगा मैम इस ऑर्डर में? नहीं नहीं, वैसा नहीं, वो पार्टी ऑलरेडी यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन कर रही है, मैटर रेफर करना एक अदर चीज होती है, वो पूरा बिल्कुल अलग प्रोविजन है। वो हमेशा कोई भी आप सीपीसी का प्रोविजन पढ़ेंगे तो उसमें अपील और रिवीजन ही फॉलो होता है कि आप अपीलेबल है या नहीं है, रिवीजन होगा या नहीं होगा, रेफरेंस कभी नहीं होता उसमें। रेफरेंस बिल्कुल टोटली डिफरेंट प्रोविजन है, वो अपने आप में संपूर्ण है। बात समझ में आ रही ना? आप कभी भी पढ़ना, रेफरेंस कभी नहीं होता किसी के साथ। हमेशा कभी भी किसी डिसीजन की बात हो, किसी ऑर्डर की बात हो, हमेशा दो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि क्या ये डिसीजन, क्या ये ऑर्डर अपीलेबल है या नहीं, क्या ये डिसीजन, क्या ये ऑर्डर, इसका रिवीजन होगा या नहीं होगा। रेफरेंस नहीं, रेफरेंस तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट थिंग है। बात समझ में आ रही है आपकी? जी मैम। तो रेफरेंस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर होगा कि रेफरेंस को क्या है। ठीक है, और कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? मैम, हाँ बताइए। मैम सीपीसी में रिमांड क्या होता है? सीपीसी में रिमांड क्या होता है ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा। और कुछ? ओके मैम। इस टॉपिक से रिलेटेड बताओ, 22 और 23 में कोई डाउट है? अभी जो जैसे अपना सेशन चल रहा है ना, इस टॉपिक में कोई डाउट है जो अभी अपन ने समझा वो क्लियर हुआ? 23 में डिफेंडेंट को करना है ना? प्लेंटिफ को नहीं, डिफेंडेंट को अधिकार है। कब कर सकते हैं? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे कर सकते हैं, या सेटलमेंट इश्यूज सेटलमेंट होने पर या उसके पहले कर सकते हैं। नोटिस पहले देना है, अप्लाई बाद में करना है। इतनी बातें क्लियर है। और किस प्रूफ में करना है, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है। वो जो सेक्शन 23 के तीनों पॉइंट वो बिल्कुल डायरेक्ट इस पर आपको अच्छे से पढ़ लेना, दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना कि एक ही अपीलेट जुरिसडिक्शन है तो उसमें एप्लीकेशन देना है। अपीलेट जुरिसडिक्शन अलग अलग है, हाई कोर्ट सेम है तो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी। हाई कोर्ट अलग अलग है तो उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगी जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट में अभी सूट आपका ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड है। ये 3 पॉइंट्स यहाँ से ऑप्शन क्लियर? ओके मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट? मैम प्लीज ग्राउंड्स जो आपने बताए थे वो आप ग्रुप में भेज वो मैं दीजिएगा। ग्रुप में शेयर कर दूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है, ओके, चलिए तो आज का क्वेश्चन हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम 24 और 25 पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।